गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा बी.ए. सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान और हमारा टॉपिक चल रहा है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। कल हमने इसके गठन रचना पर चर्चा की थी। आज हम निर्वाचन आयोग की शक्ति, कार्य पर चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है। चुनाव किस प्रकार हो, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जब तभी मजबूत होगा जब सरकार अच्छे व्यक्तियों से चुनी जाएगी और सरकार में योग्य व्यक्ति चुनकर जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र निकाय है, जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं जिसके माध्यम से हमारे यहां पर एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। एक मजबूत सरकार निर्वाचित होती है चुनाव के माध्यम से। हम बात करें निर्वाचन आयोग के कार्य। थोड़ा सा हम राज्य स्तर के निर्वाचन आयोग के वर्गीकरण चर्चा करते हैं। राज्य स्तर पर जो निर्वाचन तंत्र है उसके 3 रूप हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचन के रूप 3 रूप हैं। पहला है राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र। दूसरा है जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र। पहला है राज्य स्तरीय, दूसरा है जिला स्तरीय और तीसरा है आपके निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर निर्वाचन तंत्र। निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर निर्वाचन तंत्र। देखिए स्टूडेंट, राज्य स्तर पर जो अधिकारी होगा वो होगा राज्य स्तरीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? जिला कलेक्टर। कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। और जो निर्वाचन क्षेत्र का तीसरा स्तर उस पर होता है रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी। तो राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है। जिला स्तर पर निर्वाचन तंत्र में जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। और निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर जो अधिकारी होता है वो उसे कहते हैं रिटर्निंग अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। राज्य स्तर पर 3 राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र, जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र और निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर निर्वाचन तंत्र। तो 3 प्रकार के राज्य स्तर पर निर्वाचन तंत्र की व्यवस्था की जाती है।
अब हम देख रहे हैं यहां पर निर्वाचन आयोग की शक्तियां। नंबर एक है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। क्या करना? सीमांकन करना। परिसीमन करना। देखिए, चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन क्या होता है? सीमांकन होता है कि चुनाव क्षेत्रों की, देश की जो सीमा है, राज्य की जो सीमा है, क्षेत्र की जो सीमा है, उनका पुनर्निर्धारण करना। क्या करना? पुनर्निर्धारण करना। तो चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य क्या है? सीमांकन करना। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। प्रथम चुनाव के समय 1950 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया गया। 1950 में सर्वप्रथम जो चुनाव हुए तो उसमें 1950 जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया गया। लेकिन यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी, उचित नहीं थी। इसलिए संसद ने सन 1952 में एक अधिनियम पारित किया गया, परिसीमन आयोग अधिनियम। कौन सा अधिनियम? परिसीमन आयोग अधिनियम जारी किया, संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके बाद इस परिसीमन आयोग के माध्यम से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। और इस परिसीमन में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। कितने बाद? प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होगी। जनगणना के बाद परिसीमन क्षेत्रों का, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो 1950 में जो व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। तो उसके बाद संसद ने 1952 में परिसीमन आयोग
परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया। जिसमें यह व्यवस्था, यह प्रावधान था, ये इसमें यह है ताकि प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री सुशील चंद्रा। मैंने आपको कल ही बताया था। तो निर्वाचन क्षेत्र का सबसे पहला काम है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, सीमांकन करना। देखिए, हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ लोग राजनीतिक दल गंदे द्वेषतापूर्ण राजनीति करने के हिसाब से काफी क्षेत्रों को, जैसे हमारे यहाँ पर चुनाव में जातियों का बहुत बड़ा महत्व है, धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और वो ये देखता है कि मैं इस जाति का हूं और मेरी बहुत सी जातियां दूसरे क्षेत्र में हैं, तो वो उन जातियों को अपने क्षेत्र में लाने के लिए गलत कार्य करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार के कार्यों को रोकने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? एक निश्चित समय पर और निष्पक्षतापूर्ण चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए, परिसीमन किया जाना चाहिए, ताकि व्यवस्थित रूप से चुनाव हो सके। दूसरा कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना। बहुत महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग का ये, कि चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा, विधानसभा या मध्यवर्ती कोई चुनाव होते हैं तो उससे पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता सूची तैयार करने के बाद ही चुनाव संभव है। मतदाता सूची तैयार करवाने का उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे, कोई व्यक्ति मत डालने से नहीं छूटे। जो वयस्क हो गए, 18 साल हो गए, तो मतदाता सूचियों का सूची जब चुनाव के समय चुनाव आयोग द्वारा तैयार करवाई जाती है तो वयस्क जो 18 वर्ष हो गए हैं वो अपना मतदाता सूची में नाम लिखवा सकते हैं। तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूची तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग
संसद, लोकसभा, विधानसभा, व अन्य चुनावों के समय अन्य चुनावों के समय मतदाता सूची तैयार करवाता है। मतदाता सूची तैयार होने पर ही मतदान प्रक्रिया संभव होती है। जब तक मतदाता सूची तैयार नहीं होगी तब तक चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति चुनाव से वंचित, वो मतदान करने से वंचित न रह सके। अगला कार्य है फ्रेंड, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तो चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्य और है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल या अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में उनको पंजीकृत करता है। यह कार्य किसका है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग अपने मानदंडों के अनुसार, नियमों के अनुसार किस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता देनी है, किस दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता देनी है, यह सब कार्य किसका है? चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग द्वारा ही राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में मान्यता देता है, के रूप में मान्यता देता है। लेकिन इनमें परिवर्तित होता रहता है। चुनाव आयोग में परिवर्तन करता रहता है। यदि किसी राष्ट्रीय दल को लोकसभा, विधानसभा में 6% वोट नहीं मिले, अनुपात में सीट नहीं मिली, तो उसको उसका स्तर घटाया जा सकता है। और यह कार्य चुनाव आयोग
बड़ी संवेदनशीलता से, गंभीर दृष्टि से करता है, नियमों के अनुसार करता है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ध्यान रखना, छोटे प्रश्न में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अगला है राजनीतिक दलों को चुनाव आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के लिए जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग करता है। इसमें यदि किसी दो राजनीतिक दलों के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर मतभेद हो जाता है तो उसका निपटारा भी चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग से यदि कोई राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का है। हमारे यहाँ पर विभिन्न पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, ऐसी बहुत सी पार्टियां, राजद। तो इन सबको जो चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल, कांग्रेस का हाथ का पंजा, समाजवादी पार्टी की चुनाव चिन्ह साइकिल, राष्ट्रीय राजद जो बिहार में है उसका चुनाव चिन्ह लालटेन। तो इस प्रकार का चुनाव चिन्ह प्रदान करना कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव करवाना। चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भारत के अंतर्गत, भारत में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी नीचे स्तर के चुनाव होते हैं उन सब चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। और निर्वाचन आयोग ये सब निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परामर्श के आधार पर लेता है। साथ साथ निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों को निर्देशन देता है, आदेश देता है व्यवस्था बनाने के लिए। चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था करता है। सेना की व्यवस्था करता है, पुलिस की व्यवस्था करता है। और यदि कई चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, धांधली हो रही है, तो चुनाव स्थगित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अर्थात जितने भी चुनाव होंगे वो सब चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में होंगे। तो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। अगला कार्य है अर्ध न्यायिक कार्य। अर्ध न्यायिक कार्य। देखिए, चुनाव आयोग को संविधान में कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 103, कौन से? अनुच्छेद 103 के अंतर्गत
राष्ट्रपति, संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है, अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है, अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है। और अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल को अधिकार दिया है कि राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित वो परामर्श कर सकता है। कुछ अन्य कार्य भी है निर्वाचन आयोग के, जैसे राजनीतिक दलों को आकाशवाणी की सुविधा प्रदान करना, उसका समय निश्चित करना और समय के अकॉर्डिंग वो उसका प्रत्येक राजनीतिक दल को आकाशवाणी की सुविधा प्रदान करता है, दूरदर्शन सुविधा प्रदान करता है ताकि अपना प्रचार प्रसार कर सके। साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाना ये जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। साथ साथ मतदाताओं को परीक्षण देना कि किस प्रकार वोटिंग की जानी है, तो ये भी जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। और उम्मीदवार के द्वारा किए जाने वाले व्यय को निश्चित करना कि एक उम्मीदवार चुनाव में कितना खर्च करेगा, ये सब निश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? निर्वाचन आयोग की है। तो स्टूडेंट, आज हमने निर्वाचन आयोग के कार्य पढ़े, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।